दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अमर कहानी भाग 151 खंड 4। पिछले भाग में बापू ने हमें खिलाफत आंदोलन के बदले गौ रक्षा इस विषय पर जो कुछ हुआ वो उसके बारे में बताया है। और आज इस अध्याय का जो विषय है वो है अमृतसर की राष्ट्रीय सभा। लश्करी कायदा मतलब मिलिट्री रूल के अमल की अवधि में पंजाब में दिखावे की और झूठ पर आधारित सबूत पर आधारित अदालतों के फैसले से जिन नागरिकों और नेताओं को सरकार ने जेल में कैद करके थोड़ी और ज़्यादा सज़ा देकर बंद रखा था, उसका सब तरफ से जोरदार विरोध हो रहा था और इसलिए सरकार उनको अधिक समय तक जेल में नहीं रख सकती थी। इसलिए राष्ट्रीय सभा के अधिवेशन शुरू होने के पहले ही बहुत से कैदी छूटकर आ गए थे। लाला हरकिशन लाल और अन्य अली बंधु राष्ट्रीय सभा चालू थी तभी छूटकर आ गए थे। इस कारण से लोगों में खुशी की लहर फैली हुई थी। पंडित मोतीलाल नेहरू ने तो अपना वकीली का धंधा ही बंद कर दिया था और पंजाब में आकर रहने लगे थे। वे राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष थे। स्वामी श्रद्धानंद जी स्वागत समिति के उपाध्यक्ष थे। इसमें राष्ट्रीय सभा की निश्चित तारीख नहीं बताई गई है, लेकिन अमूमन यह 1920 या 24 के का ही काल रहा होगा। और राष्ट्रीय सभा का मतलब कांग्रेस के जो अधिवेशन होते थे उनको राष्ट्रीय सभा कहते थे उन दिनों में। आजकल राष्ट्रीय सभाओं में मेरा काम एक छोटा सा भाषण देने का, हिंदी लोगों की तरफदारी करने का और उनकी शिकायतें सुनने तक ही सीमित रहता था। अमृतसर में मुझे इससे ज़्यादा कुछ करना पड़ेगा ऐसी मुझे आशा नहीं थी, पर जैसा मेरे साथ अक्सर होता था वैसा ही यहाँ भी हुआ और अचानक मेरे ऊपर जवाबदारी आ पड़ी। ब्रिटिश साम्राज्य के सम्राट का नए सुधारों के विषय में आदेश प्रकाशित किया गया और अन्य लोगों को वो अच्छा नहीं लगा। जो सुधार जाहिर किए गए थे उनमें कुछ दोष थे, फिर भी वे स्वीकारने लायक थे, ऐसा मेरा मत था। सम्राट के जाहिरनामे में आदेश में लॉर्ड सिंह का हाथ था, ऐसा मेरा अनुमान था। मेरी उस समय की दृष्टि से मुझे इस आदेश में आशा की एक किरण दिखाई देती थी, लेकिन अनुभवी लोकमान्य तिलक, चित्तरंजन दास एवं अन्य को यह पसंद नहीं था और पंडित मदन मोहन मालवीय इसके बारे में तटस्थ थे। मेरे ठहरने की व्यवस्था मालवीय जी ने अपने कमरे में ही की थी। उनके सादगी भरे जीवन की झलक मुझे काशी विश्वविद्यालय की स्थापना के समय दिखी थी, पर इस बार उन्होंने मुझे अपने कमरे में ही रखा था, अतः उनकी दिनचर्या नज़दीक से देखने पर मुझे सानंद आश्चर्य हुआ। उनका कमरा मतलब गरीबों की धर्मशाला थी। वहाँ खाली जगह तो थी ही नहीं, जहाँ तहाँ लोग बैठे रहते थे। किसी ने भी कभी भी आना और उनका समय लेना। इस कमरे में मेरा दरबार जो था उसका मतलब एक खाट थी जिस पर मैं बैठता था दरबार लगा के। मुझे इस प्रकरण को मालवीय जी के रहन सहन के प्रति नहीं देना है, इसलिए मुख्य विषय की ओर आता हूँ। ऐसी स्थिति में मालवीय जी से रोज बोलने को मिलता था। बड़ा भाई जिस तरह से छोटे भाई को समझाए, इस तरह से मालवीय जी मुझे हर बात समझाते थे। पंजाब के बारे में राष्ट्रीय सभा की आंशिक जवाबदारी
पंजाब के बारे में राष्ट्रीय सभा की आंशिक जवाबदारी मेरे ऊपर थी और मुझे पंजाब के लिए सरकार से काम करवा कर लेने थे और खिलाफत के बारे में भी काम करवाने थे। मॉन्टेग्यू साहब हिंदुस्तान के साथ धोखा नहीं होने देंगे, ऐसा मुझे लगता था। कैदियों और अली बंधुओं की मुक्तता भी मुझे एक शुभ संकेत लग रही थी। इसलिए मुझे लगता था कि सुधारों को स्वीकार करने के प्रस्ताव पर निर्णय होना जरूरी था। श्री चित्तरंजन दास जी का निश्चित मत ऐसा था कि सुधारों का प्रस्ताव असमाधान कारक है, इसलिए उसे शीघ्र अस्वीकार कर देना चाहिए। और लोकमान्य भी कुछ हद तक तटस्थ थे, पर देशबंधु जो भी प्रस्ताव स्वीकारेंगे उनकी तरफ से अपनी ताकत लगा देने का उनका विचार था। इस तरह से आदरणीय लोकमान्य और मेरे बीच मतभेद उत्पन्न हो, यह बात मेरे लिए असह्य थी और इसलिए मैंने राष्ट्रीय सभा से अनुपस्थित रहने का मन बनाया और पंडित मालवीय और मोतीलाल नेहरू के समक्ष मेरा विचार व्यक्त किया और कहा कि मेरे अनुपस्थित रहने से मैं वरिष्ठ नेताओं के प्रति मतभेद व्यक्त करने के प्रसंग से बच जाऊंगा। मेरी यह सूचना उन दोनों ज्येष्ठ लोगों को नहीं पटी और लाला हरकिशन लाल को पता लगते ही वे बोले, ऐसा कभी नहीं चलेगा, पंजाब के लोगों को बड़ा धक्का लगेगा। लोकमान्य और देशबंधु से विचार किया, मिस्टर जिन्ना से भी मिला, कहीं से कोई रास्ता नहीं निकल रहा था। मैंने अपनी व्यथा मालवीय जी के समक्ष रखी। किसी भी समझौते के चिन्ह मुझे नहीं दिख रहे हैं। यदि मैंने अपना प्रस्ताव रखा तो मतदान का प्रसंग आएगा और मतदान करवाने की हमारे पास कोई अभी तक व्यवस्था नहीं है। आज तक हम सभा में हाथ ऊपर करते आए हैं और इस तरह से मतों की गिनती संभव नहीं है, क्योंकि हाथ ऊपर करते समय प्रतिनिधि कौन और प्रेक्षक, इसमें कोई अंतर नहीं समझ में आता है और इस कारण मतदान करना संभव नहीं होगा। लाला हरकिशन लाल उस व्यवस्था की जवाबदारी अपने ऊपर लेंगे, ऐसा मालवीय जी ने कहा। जिस दिन मतदान करना हो उस दिन प्रेक्षकों को सभा में प्रवेश ना दिया जाए और सिर्फ प्रतिनिधियों को ही अंदर लिया जाए और उनके मतों को गिनने की जवाबदारी मेरी रहेगी। आप निश्चिंत रहें और सभा में हाजिर रहें। आखिर में मुझे कबूल करना पड़ा। मैंने अपने प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया और उसे सभा के सामने रखते समय मुझे संकोच हुआ, पर मैंने कबूल किया। मिस्टर मालवीय और जिन्ना समर्थन देने वाले थे। भाषण हुए और हमारे मतभेद में कोई कटुता नहीं थी और भाषणों में भी युक्तिवाद के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। लेकिन सभा को नेताओं के बीच मतभेदों का बुरा लग रहा था और वे एक मत चाहते थे। भाषण चालू होते हुए भी मंच पर मतभेद दूर करने के प्रयत्न हो रहे थे। मंच पर बैठे नेताओं के बीच चिट्ठियों का आदान प्रदान चल रहा था। मालवीय जी समझौते के लिए प्रयत्न कर रहे थे। इतने में जयराम दास जी ने अपनी सूचना मेरे हाथ में दी और प्रतिनिधियों को मतदान कराने से बचाने की अत्यंत मधुर शब्दों में मुझसे विनती भी की। मुझे उनकी सूचना अच्छी लगी। मालवीय जी तो ऐसे ही अवसर की तलाश रहे थे। मैंने यह योजना लोकमान्य को दिखाई तो वे बोले, यदि दास जी को यह मान्य है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। देशबंधु भी द्रवित हुए। उन्होंने विपिन चंद्र पाल की तरफ देखा। मालवीय जी को
पूरी आशा लगने लगी और उन्होंने चिट्ठी छीन ली। देशबंधु जी के मुख से स्वीकृति के स्वर बाहर पड़ते न पड़ते इतने में ही मालवीय जी ने घोषणा कर दी, भाइयों और बहनों, आपको यह जानकर खुशी होगी कि एक मत हो गया है। और फिर क्या चाहिए था? तालियों की गड़गड़ाहट से मंडप गूंज उठा। यह निर्णय कौन सा था, इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है। यह कैसे बना, इतना बताना ही इस प्रसंग की सीमा में था। लेकिन एक मत होने से मेरी जवाबदारी बढ़ी। और अब आगे के अध्याय में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।